हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग। इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल फाई के बीच में रिलेशन ज्ञात किया था। वो हमारे पास आया था b = 2ze² 4πε0 mv0² cot फाई बाई 2, जहाँ पर हमने 2ze² 4πε0 को डिफाइन किया था b = k से, यानी यहाँ पर जो हमारा k है वो क्या था 2ze² 4πε0, और E क्या थी अपनी एनर्जी थी, E = ½ mv0² काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ज्ञात कर लिया था इम्पैक्ट पैरामीटर और फाई के बीच में रिलेशन। आज के लेक्चर में हम लोग निकालेंगे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला आता है वो किस प्रकार आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है रदरफोर्ड प्रकीर्णन का, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो B था इम्पैक्ट पैरामीटर जो था वो क्या था कि जो हमारे न्यूक्लियस था यहाँ पे और अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल डायरेक्शन थी, यानी जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल आ रहा था यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, और जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल आ रहा था उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, B को, इम्पैक्ट पैरामीटर को। यानी जब अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए न्यूक्लियस के जिस दूरी से गुजरता वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर B होती है, इम्पैक्ट पैरामीटर होती है। तो हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल था वो डिफ्लेक्ट होकर इस प्रकार गुजर रहे थे, तो यहाँ पर जो इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल होता है वो क्या कहलाता है, फाई स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल क्या होता है अपना, फाइनल और इनिशियल डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो हमने देखा कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का मान क्या है 0 से B तक है, तो जो हमारे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होगी जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 से B के बीच में होगा तो क्या होगा, फाई का मान क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल यहाँ पर फाई या फाई से अधिक होगा। यानी जो लार्ज स्कैटरिंग हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर क्या रहेगा, जब 0 से B के बीच में इम्पैक्ट पैरामीटर है तो अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग क्या होगी, फाई या अधिक कोण पर, फाई या फाई से अधिक कोण पर यहाँ पर स्कैटरिंग होगी। फाई या फाई से अधिक एंगल पर स्कैटरिंग होगी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि फाई या फाई से अधिक एंगल पर क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनके लिए जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इस B को रेडियस मान करके हम क्या डिफाइन कर दें, एक एरिया डिफाइन कर दें। वो क्या होंगे, वो पार्टिकल्स जिनके लिए रेडियस क्या है, इस इम्पैक्ट पैरामीटर B के बराबर है, वो क्या होंगे, फाई या फाई से लार्ज एंगल पर स्कैटर्ड होंगे। तो यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या है, फाई, ये B है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो अल्फा पार्टिकल B या 0 से B संघात प्राचल इम्पैक्ट पैरामीटर दूरी के मध्य आपतित होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, उनका प्रकीर्णन कोण स्कैटरिंग एंगल फाई या फाई से अधिक है।
अतः यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो 0 से B तक का इम्पैक्ट पैरामीटर जो है अपना, वहाँ पर एंगल क्या होगा, फाई या फाई से ज़्यादा होगा। तो फाई या फाई से ज़्यादा एंगल पर स्कैटर्ड होने वालों के लिए एरिया क्या आ जाएगा, इस B को रेडियस मान करके बनाया हुआ सर्कल। तो इस एरिया में से जाने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे उनके लिए क्या होगा, एंगल जो है वो फाई या फाई से ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः फाई या फाई से अधिक कोण पर आपतित होने वाले परिकिरणित होने वाले, स्कैटर्ड होने वाले, परिकिरणित होने वाले अल्फा कणों के क्षेत्रफल, अल्फा कणों के लिए जो क्षेत्रफल होगा, एरिया कितना हो जाएगा, पाई B स्क्वायर होगा, तथा इसे इस एरिया में से जाने वाले जो अल्फा पार्टिकल है वो फाई या फाई से ज्यादा एंगल पर क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, परिकिरणन परिक्षेत्र स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तो हमारा जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू पाई B स्क्वायर। इस एरिया से स्कैटर्ड होने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो एंगल होगा वो फाई या फाई से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है वो एक T मोटाई की पर्णिका से हो रही है, यानी उसकी विड्थ कितनी है, T है, T मोटाई की या T विड्थ की फॉयल से हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग क्या हो रही है, T विड्थ की एक फॉयल से हो रही है। तो T विड्थ की फॉयल से हो रही है तो उसके अंदर हम मान लेते हैं कि जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर एटम्स हैं उसमें कितने हैं, स्मॉल n हैं। तो हम लिख लेते हैं कि माना अल्फा कणों का परिकिरणन T मोटाई की पर्णिका से होता है, फॉयल से होता है। अतः होता है तथा फॉयल में पर्णिका में प्रति एकांक आयतन यानी पर यूनिट वॉल्यूम परमाणुओं की संख्या क्या है, स्मॉल n है। प्रति एकांक परमाणुओं की संख्या मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको किससे डिवाइड किया हुआ है, वॉल्यूम से, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, एटम्स का नंबर निकाल रहे हैं। तो एक तरीके से नंबर डेंसिटी है ये। तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया के अंदर क्या आ जाएगा,
उसका फॉइल जो हमने ली है, अगर उसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है, तो पर यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, n इंटू टी। क्योंकि जो नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल n, वो क्या है कि स्मॉल n इक्वल टू है कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको डिवाइड किया है हमने वॉल्यूम से। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू टी लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू टी अगर हम रखें तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n a इंटू टी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू विड्थ, तो n अपॉन a इंटू टी। और प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया क्या होगा, स्मॉल n इक्वल टू n बाय a, और इंटू इसको क्या कर दें t से। तो ये हमारे पास में जो नंबर आ रहा है एन टी, वो क्या आ रहा है, पर यूनिट एरिया आ रहा है। तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, स्मॉल n इंटू टी हो गए। अब जो टोटल एरिया है वो हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पर कितना गिवन है हमें, a है। तो चूंकि कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल एरिया कितना है, a है। अतः अल्फा कणों का प्रकीर्णन NTA परमाणुओं द्वारा होगा। हमारे पास में पर यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ एटम्स NT है और टोटल एरिया हमारा A है। तो इन NT हमारे पास में जो हमने डिफाइन किया है उनसे क्या हो जाएगा, ये NTA परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों की स्कैटरिंग होगी। तो NTA परमाणु द्वारा यहाँ पर स्कैटरिंग होगी। अब जो स्कैटरिंग एरिया था अपना वो कितना था, सिग्मा था, यानी जो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने डिफाइन किया था तो वो कितना था, सिग्मा था। तो टोटल जो हमारे पास में अल्फा या जो हमारा फाई या फाई से अधिक पर जो स्कैटर्ड हो रहे थे उनके लिए कितना आ जाएगा, NTA सिग्मा आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा एरिया है वो कितना था, पाई बी स्क्वायर था। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास में परमाणु यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि टोटल एरिया कितना है, A है। अब जो हमारे पास में जिस एरिया से स्कैटरिंग हो रही थी, जितने एरिया से, वो एरिया कितना था, पाई बी स्क्वायर था, सिग्मा था। यानी स्कैटरिंग किस एरिया से होगी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, सिग्मा से। तो यहाँ पर अपने पास में हम एक फैक्टर को डिफाइन करते हैं, F को, माना F इक्वल टू फाई या अधिक कोण से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल आपतित अल्फा कणों की संख्या। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी को। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो टोटल इंसिडेंट हुए उनमें से फाई या फाई से ज़्यादा पर स्कैटर्ड कितने अल्फा पार्टिकल्स हुए उनका हम क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा कि कितने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो फाई या फाई से ज़्यादा एंगल पर स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, इसको लिखो।
आगे यहाँ पर अपने पास में एफ का मान आ गया। अब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि फाई या फाई से ज़्यादा एंगल पर स्कैटर्ड होंगे, उनके लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, NTA है, क्योंकि NT क्या थे पर यूनिट एरिया के अंदर, तो हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस फॉइल के अंदर टोटल एटम्स कितने हो गए, NTA हो गए। अब यहाँ पर अपने पास में हमें क्या देखना है, जितने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं पाई बी स्क्वायर एरिया से स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा कणों के लिए कुल परिकीर्णन परिक्षेत्र कितना हो जाएगा, NTA सिग्मा, और वो आ जाएगा NTA पाई बी स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा के अंदर ही वो क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो अब जो हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन की है, फाई या उससे अधिक एंगल पर स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ को, फाई या उससे अधिक कोण पर कौन से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, जिनका स्कैटरिंग जो एरिया है वो कितना हो, ये हो। इसी के अंदर हमारे पास में क्या होंगे, फाई या उससे ज़्यादा पर स्कैटर्ड होंगे। तो हम लिख सकते हैं या एफ इक्वल टू NTA पाई बी स्क्वायर या NTA सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर उन अल्फा पार्टिकल्स की संख्या को हम डिफाइन कर रहे हैं जो फाई या फाई से ज़्यादा एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं, और फाई या फाई से ज़्यादा एंगल पर स्कैटर्ड वही होंगे जो इस एरिया के अंदर इंसिडेंट होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, टोटल एरिया पर हो रहे हैं, तो हम इसे ए से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ का मान NT पाई बी स्क्वायर, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। कौन सी प्रोबेबिलिटी, उन अल्फा पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी जो कि फाई या फाई से ज़्यादा पर स्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में एफ का मान आ गया, इसके अंदर हम बी का मान रख दें, तो एफ इक्वल टू NT पाई बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर अपॉन 4E स्क्वायर कोट स्क्वायर 5/2, ये हमारे पास में एफ का मान आ गया। अब हम निकालते हैं उन अल्फा पार्टिकल्स की संख्या जो कि फाई से फाई प्लस डी फाई एंगल के बीच में स्कैटर्ड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, फाई तथा फाई प्लस डी फाई एंगल के बीच में कोण के मध्य परिकीर्णित अल्फा कणों की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी DF इक्वल टू NT पाई K स्क्वायर अपॉन 4E स्क्वायर, और कोट स्क्वायर 5/2 का हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या आ जाएगा, 2 कोट 5/2, और 5 इसका कोट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 5/2, और 5/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो DF का मान आ गया NT पाई K स्क्वायर अपॉन 4E स्क्वायर कोट 5/2 कोसेक स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गई, उन अल्फा पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई जो कि फाई प्लस फाई तथा फाई प्लस डी फाई एंगल के बीच में स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास में DF का मान आ गया,
तो इस फाई प्लस डी फाई कोण के बीच में, कोण के मध्य स्केटरिंग या स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें उसे, तो हमारे पास में आ जाएगा फाई तथा फाई प्लस डी फाई कोण के मध्य परिकिरणित अल्फा कणों की संख्या क्या हो जाएगी, n इंटू डी एफ। यहाँ पर अपने पास में उनकी संख्या क्या आएगी, जो कि इस प्रोबेबिलिटी से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो अपने क्या आएगी, n इंटू डी एफ हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मान अपना आ जाएगा, इसे हम डी एन से डिफाइन करें तो डी एन इक्वल टू एन डी एफ, इसके अंदर हम किसका मान रख दें, डी एफ का मान रख दें। ठीक है, इसको लिखो। तो अब हमारे पास में डी एन आ गया, डी एन इक्वल टू एन डी एफ, और ये वो अल्फा पार्टिकल्स है जो कि फाई तथा फाई प्लस डी फाई एंगल के बीच में स्केटर्ड हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम डी एफ का मान रख देते हैं। तो डी एफ, इसमें डी एन का मान क्या आ जाएगा, एन इंटू डी एफ, एन इंटू एन टी पाई के स्क्वायर अपॉन 4e स्क्वायर कोट 5/2 और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 5/2। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल आए हैं, डी एन जो नंबर है हमारा, हम क्या करते हैं कि एक पर्दा लगाते हैं आगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, इन स्केटर्ड पार्टिकल्स को देखते हैं कि फाई तथा फाई प्लस डी फाई एंगल के बीच में स्केटर्ड होने वाले पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी। तो मान लो यहाँ से हमारे जो अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हो रहे थे, तो ये एंगल हमारा क्या है, इसको हमने पर्दे को इस प्रकार से लगाया है कि ये एंगल हमारा क्या रहे, फाई रहे। तो इस पर्दे के ऊपर कौन से अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होंगे, क्योंकि हम लोग किसको देख रहे हैं, फाई तथा फाई प्लस डी फाई। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये एंगल हमारा डी फाई एंगल है, इसी प्रकार इधर होगा, ये एंगल हमारे पास में डी फाई है। तो ये एक इस तरीके का एरिया बनेगा जहां पर ये डिस्टेंस, इस पर्दे की जो डिस्टेंस है, इस यहाँ से जो स्केटर्ड हमारे पास में अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो गई, आर डिस्टेंस है। तो ये जो एरिया बन रहा है ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन फाई, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये वाली क्या होगी, ये इस प्रकार से अपने पास में ये यहाँ पर फाई एंगल है और ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाली कितनी हो गई, आर साइन फाई हो गई। अब ये जो आर साइन फाई रेडियस का हमारे पास में क्या आया, एक सर्कल आया,
इस r sin phi का हमारे पास में सर्कल आ गया। लेकिन इस सर्कल में से जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं वो तो कौन से होंगे, जो फाई एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं, यानी इस पर्दे के ऊपर जो इंसिडेंट होंगे अल्फा पार्टिकल इस सर्कल के अंदर, ठीक है, वो तो कौन से होंगे, जो फाई से स्कैटर्ड हुए हैं। हम कौन से को देख रहे हैं, फाई प्लस डी फाई को, यानी फाई प्लस डी फाई और फाई के बीच में जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, यानी ये वाले अल्फा पार्टिकल्स, यहां से यहां वाले और यहां से यहां वाले, तो इनको लेकर के अगर हम एक सर्कल बनाएं तो उस सर्कल का एरिया क्या आएगा, इसकी यहां पर एक रिंग बन गई, जो ये शेडेड एरिया है यहां पर, इस शेडेड एरिया में से इस शेडेड एरिया पर जो इंसिडेंट होंगे वो अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, इस फाई और फाई प्लस डी फाई एंगल से स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल होंगे। तो हमें इस शेडेड एरिया का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो ये जो हमारा छायांकित क्षेत्रफल है, शेडेड एरिया है, ये क्या हो गया, एक रिंग की तरह बन गया। इस प्रकार की रिंग है और इस रिंग की जो रेडियस है वो तो क्या है, r sin phi है, और इस रिंग का मोटाई जो होगी, इसकी विड्थ जो होगी वो क्या होगी, ये वाली दूरी, ये दूरी क्या होगी, ये एंगल अगर डी फाई है तो ये क्या है, एक तरीके से आर्क है, यहाँ पर चाप है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी फाई हो जाएगा। अगर हमारे पास में ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये एंगल क्या है, फाई है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, आर डी फाई हो गया। तो इसकी जो डिस्टेंस आ रही है या इसकी जो मोटाई आ रही है, विड्थ आ रही है, वो कितनी आ गई, आर डी फाई आ गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, रिंग का एरिया, उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और आर यहाँ पर रेडियस क्या है, 2 पाई आर साइन फाई, और इसकी मोटाई कितनी है, विड्थ कितनी है, आर डी फाई। तो ये एरिया आ जाएगा इस छायांकित भाग का, इस रिंग का। अब इस एरिया में से या इस एरिया पर इंसिडेंट होने वाले जो अल्फा पार्टिकल होंगे वही वो पार्टिकल होंगे जो कि फाई से फाई प्लस डी फाई एंगल से क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। तो हम लिखें इनको, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, यदि धातु की पन्नी के समांतर जो हमारी फॉइल थी, समांतर एक पर्दा इस प्रकार रखें कि प्रकीर्णन कोण फाई की दिशा में या दिशा से पर्दे की दूरी r हो, तो यह dn कण, जो एटम, ये जो नंबर हमने निकाला है वो किस एरिया पर आपतित होंगे, dn कण पर्दे के 2 पाई r साइन फाई r डी फाई क्षेत्रफल पर आपतित होंगे। ये थ्योरी वही है जो भी हमने समझा कि सामने हमारे पास में ये पर्दा इस प्रकार था और जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा है
वो उन अल्फा पार्टिकल्स का नंबर है जो कि फाई से फाई प्लस डी फाई एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं। तो हमारे पास में ये जो एरिया आएगा, यानी इस प्रकार से जो अल्फा पार्टिकल, ये तो क्या आ जाएंगे फाई एंगल वाले, और फाई से फाई प्लस डी फाई, यानी इस बीच बीच वाले एंगल से स्कैटर्ड होने वाले क्या होंगे, इस एरिया में क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे। उनके लिए इंसिडेंट होने का एरिया क्या होगा, ये रिंग वाला एरिया होगा। तो इस रिंग का एरिया हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस r है, तो ये हमारी r साइन फाई हो गई थी, ये हमारे पास में r साइन फाई थी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया r साइन फाई, क्योंकि रिंग का एरिया क्या होगा, उसकी सरकमफेरेंस इनटू ये इसकी जो विड्थ थी, तो 2 पाई r साइन फाई r डी फाई। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया में जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो कितने हो जाएंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल इंसिडेंट आपतित अल्फा कण, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल डी एन डेस इक्वल टू डी एन अपॉन इसका एरिया 2 पाई r साइन फाई r डी फाई। तो यहां पर हम dn का मान रख देते हैं, dn का जो हमारे पास में मान है वो हम इसके अंदर रख दें। तो डी एन डेस का मान आ जाएगा एन स्मॉल एन टी पाई के स्क्वायर अपॉन 4e स्क्वायर कोट फाई बाई 2 कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r स्क्वायर, और साइन फाई डी फाई। अब जो हमारा साइन फाई है, साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 डी फाई आएगा, और साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई को हम लिख सकते हैं 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2। जैसे कि हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर 2 थीटा नहीं है तो हम फाई बाई 2 लिख देंगे। तो इसका मान हम लिख देंगे 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2 डी फाई। डी फाई से डी फाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, डी एन डेस इक्वल टू एन स्मॉल एन टी पाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4e स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर कोट फाई बाई 2। कोट फाई बाई 2 क्या होता है, कोस अपॉन साइन, तो कोस फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2, और कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस फाई बाई 2, और एक क्या था साइन फाई बाई 2, यह भी अपना 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 साइन फाई बाई 2। तो कोस से कोस कैंसिल, और डी एन डेस का मान आ गया एन स्मॉल एन टी पाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 ई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और ये कोस तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर फाई बाई 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा कोसेक 4 फाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई बाई 2 जो होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 के इक्वल होगा। एक कोसेक स्क्वायर हमारा पहले से है, तो टोटल कितना हो गया, कोसेक 4 फाई बाई 2 हो गया। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई, और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो सकता है,
तो हम इसको लिख सकते हैं डी एन डैश इक्वल टू एन टी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर आर स्क्वायर कोसेक 4 5/2। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र कहलाता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन या रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कहलाता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारे इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स है फाई तथा फाई प्लस डी फाई एंगल के बीच में, वो क्या होते हैं, इस कोसेक 4 की, यानी कोसेक जो हमारा थीटा यहाँ पर आ रहा है, कोसेक 5/2 जो हमारे पास में आ रहा है स्कैटरिंग एंगल का, तो उसकी 4th पावर के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में डी एन डैश का मान जो होगा वो इसकी 4th घात के समानुपाती होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र कहलाता है। तो ये जो आपका टॉपिक था रदरफोर्ड वाला, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, इसके अंदर आपके रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में और इम्पैक्ट पैरामीटर और इसमें स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन पूछते हैं, और ये आपका जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला आता है इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ते हैं।